So, good afternoon to all of you. Today we will continuing our chapter mechanical properties of fluids. ठीक है, तो आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़नी है. स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी. दिस टर्मिनल वेलोसिटी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. टर्मिनल वेलोसिटी, इसकी डेरिवेशन है. लास्ट टाइम दिस ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आया था, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, बर्नौलीज थ्योरम. अगेन बर्नौलीज थ्योरम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके अलावा सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, एक्सेस प्रेशर. तो आज हमारे जो मेन 2 टॉपिक्स जो होने वाले हैं वो है टर्मिनल वेलोसिटी, बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशंस. बर्नौलीज थ्योरम और उसकी एप्लीकेशन. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट. So as we already know about viscosity, property of liquids or gases by virtue of which a backward dragging force acts tangentially on the layers of the liquid in motion and it tries to stop the motion is called viscosity. Basically अगर हम बोले internal force of friction, viscosity हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. internal force of friction between the layers of a liquid. ठीक है, the effect of viscosity is the same as the effect of friction. ये वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस करता है जब दो बॉडीज एक दूसरे के ऊपर रब होती है. ठीक है, ये डायग्राम कुछ ऐसा. ये सॉलिड सरफेस है, फिक्स सरफेस है, सबसे नीचे वाली सरफेस फिक्स सरफेस. ये पी सरफेस और ये क्यू सरफेस सबसे टॉप वाली सरफेस. इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा. ये जो टॉप वाली जो लेयर है इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी. ठीक है, तो ये स्लाइड करेगी इसके ऊपर. ये हमने डेरिवेशन के लिए कर लिया सारा. डेरिवेशन है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स. न्यूटन्स ने दिया था वाला फॉर्मूला. द विस्कस फोर्स F डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स. कैपिटल ए एरिया पे डिपेंड करता है और दूसरा वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. जब हम इसको हटाएंगे तो एक नेगेटिव साइन लगेगा. नीटा a dv upon dx where neta is a constant depending upon the nature of liquid and is called coefficient of viscosity. इसकी डायमेंशन याद रखना है, इसकी डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है. नीटा की डायमेंशन क्या होती है? m l-1 t-1. इसकी डायमेंशन कई बार पेपर में आ जाती है. ठीक है, तो डायमेंशन इंपॉर्टेंट है इसकी. और यहाँ पे नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि शोज दैट विस्कस फोर्स इज डायरेक्टेड अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उससे अपोजिट में विस्कस फोर्स लग रही है. कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं इसको. ठीक है, और इसकी यूनिट क्या है? पोइस. ठीक है, पोइस इसकी यूनिट है. सीजीएस में पोइस यूनिट इसकी, और एक डेका पोइस. एसआई में डेका पोइस और सीजीएस में पोइस. ये कुछ वैल्यूज है. ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैंने अभी आपको बताया, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज ml-1 t-1. ये ऑलरेडी हम सब पढ़ चुके हैं. ओके, पोस्टुले फॉर्मूला. अच्छा, इस चैप्टर में 2 टॉपिक्स है जो हमें यूनिट नंबर 1 के डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला वाले टॉपिक से करने हैं. हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टोक्स लॉ. स्टोक्स लॉ पढ़ चुके हैं हम. ठीक है, तो स्टोक्स लॉ की तरह इसको भी हम ड्राइव करेंगे. बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं हमें ड्राइव. स्टोक्स लॉ आ गया हमारे पास. जैसे हमने स्टोक्स लॉ को डिराइव किया था हम इसको भी डिराइव कर सकते हैं. पोस्टुलेस फॉर्मूले को भी डिराइव कर सकते हैं. पोस्टुला फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, ये एक साइंटिस्ट का नाम है ऑफ कोर्स. तो वो बोल रहा है द वेलोसिटी v एट अ डिस्टेंस y फ्रॉम द कैपिलरी एक्सिस फॉर अ फ्लो ऑफ लिक्विड ऑफ विस्कोसिटी h इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ लेंथ l एंड रेडियस स्मॉल r अंडर अ प्रेशर डिफरेंस p across it is given by this formula and the volume of liquid flowing per second is given by this formula. ये जो फॉर्मूला है
इसको हम डिराइव कर सकते हैं, इसको हम डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, सेम जैसे हमने डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला किया था यूनिट नंबर 1 में, स्टोक्स लॉ वैसे ड्राइव किया था, इसको भी हम ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, स्टोक्स लॉ हो गया, इसकी डेरिवेशन मेथड ऑफ डायमेंशन से हम करेंगे। ठीक है, हम कर चुके वाला क्वेश्चन टर्मिनल वेलोसिटी। सो आज का टॉपिक जो हमारा है वो यहां से शुरू होता है, टर्मिनल वेलोसिटी। व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी? व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड, यहां पर इंपॉर्टेंट है कि जो भी हम लिक्विड ले वो विस्कस होना चाहिए। यहाँ पे पानी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हनी, यू कैन एज्यूम हनी इज अ विस्कस फ्लूइड। ओके, ठीक है, क्योंकि अगर हम पानी लेंगे, पानी की जो डेंसिटी है बेसिकली विस्कोसिटी है बहुत कम है, तो उससे जो विस्कस फोर्स लगेगी वो इतनी ज्यादा नहीं होगी। तो हम यहाँ पे थोड़ा थिक लिक्विड लेंगे, तो हम एज्यूम कर रहे हैं हनी। ओके, व्हेन अ स्फेरिकल बॉडी फॉल्स थ्रू अ विस्कस फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस अ विस्कस फोर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स इंक्रीजेस with the increase in velocity of the body falling under the action of its weight. As a result, the viscous force soon balancing the driving force weight of the body. शुरुआत में क्या होता है, वो कह रहा है कि इसका डायग्राम देख लेते हैं। ये डायग्राम है इसका, देखो एक्सप्रेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कंसीडर अ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी। एक स्मॉल स्फेरिकल बॉडी है जिसको हम एक जार के अंदर फेंक रहे हैं, और इस जार के अंदर क्या हुआ है, एक लिक्विड है हमारे पास, विस्कस लिक्विड है, फॉलिंग फ्रीली ड्यू टू ग्रेविटी इन अ विस्कस मीडियम। एक विस्कस मीडियम के अंदर फ्रीली फॉल हो रहा है, उसपे कोई और फोर्स नहीं है। तो बेसिकली वहां पर 3 फोर्स लगेंगी। देखो कौन कौन सी फोर्स लगेंगी। सबसे पहले जो इसका वेट है, अब अगर मैं यहाँ पे डायग्राम में कोशिश करूं, ये हमारे पास बॉल है, ठीक है, सबसे पहले इसका वेट डाउनवर्ड। अब ये जो लिक्विड है ये विस्कस लिक्विड है, ये नॉर्मल लिक्विड नहीं है। तो एक तो टेंशन वाली फोर्स लगेगी आपके पास, रिएक्शन वाली फोर्स, इसे बोलते हैं अपथ्रस्ट। क्या बोलते हैं इसे? अपथ्रस्ट, अपथ्रस्ट बोलते हैं। और दूसरा, लिक्विड की विस्कोसिटी की वजह से एक और फोर्स भी लगेगी ऊपर की तरफ, जो कि है स्टोक्स लॉ वाली विस्कस फोर्स। और यहां पे एक और आएगा यहाँ पर Vt। ये Vt क्या है? टर्मिनल वेलोसिटी, Vt टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय सॉलिड व्हेन फॉलिंग इन अ विस्कस लिक्विड। ठीक है, मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी। देखो शुरुआत में क्या होगा, जब ये बॉडी को हम डालेंगे इस विस्कस लिक्विड में, शुरुआत में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद ये जो विस्कस फोर्स है ये इसके वेट को बैलेंस कर लेगी, जिससे ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना शुरू कर देगा। तो उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल वेलोसिटी। ठीक है, और अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है u प्लस एफ। जब कांस्टेंट वेलोसिटी होगी वो कब होगी? जब अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या हो जाएंगी? इक्वल। तो अपवर्ड फोर्स कितनी है? u प्लस एफ, और डाउनवर्ड फोर्स कितनी है? ओनली w। w मींस वेट। आगे बढ़ते हैं इसमें, तो ये सब लिख सकते हैं हम, कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। ये डिपेंड करता है बेटा, अगर आपके पास 5 नंबर में वाला क्वेश्चन है तो सब कुछ आप थोड़ा सा लेंथी वे में कर सकते हो, अदरवाइज ये शॉर्ट में भी आप कर सकोगे। आप वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, विस्कस ड्रैग Fv। ठीक है, Fv एक्टिंग अपवर्ड्स, विस्कस ड्रैग की वैल्यू कितनी होगी Fv की, जो अभी हमने स्टोक्स लॉ से पढ़ी, 6 पाई r नीटा v। ठीक है, अपथ्रस्ट और वेट लगभग सेम होंगे। अच्छा यहाँ पे ध्यान रखना, जो बॉडी का डेंसिटी है, बॉडी की डेंसिटी है रो, और जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है सिग्मा। यहां पर बच्चे थोड़े कंफ्यूज होते हैं, बॉडी की डेंसिटी है रो और लिक्विड की डेंसिटी है सिग्मा। और एक बात और, जो उस बॉल का जो वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम लिक्विड का भी होगा, बिकॉज आपको पता है कि कंटेनर जैसा होगा, मान लो कंटेनर अगर सर्कुलर है तो लिक्विड की शेप भी कैसे हो जाएगी? सर्कुलर ही हो जाएगी। तो इट डिपेंड्स। ठीक है, तो वॉल्यूम लिक्विड का और बॉडी का सेम रहेगा। ठीक है, वॉल्यूम सेम रहेगा बिकॉज रेडियस सेम है,
बट डेंसिटी दोनों की अलग अलग है। तो लिक्विड का वॉल्यूम और बॉडी का वॉल्यूम सेम रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो अब यहाँ पे दिख रहा है वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू mg, w इज इक्वल टू दिस, ये आपको पता है। मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ओके। और डेंसिटी का फॉर्मूला ये बॉडी के लिए है, बॉडी की डेंसिटी है रो, और फिर उसके बाद जी भी है क्योंकि वेट लेना है हमने, तो एम का फॉर्मूला है ना, सिर्फ एम का फॉर्मूला ये बन गया, ठीक है। तो वेट का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब रो जी। तो रेडियस ऑफ द बॉडी आर इज डेंस, यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे रो इज डेंसिटी, जी इज ग्रेविटी। अब जो v है, एफ वी है, अभी हमने पढ़ा स्टोक्स लॉ से, वो ये रहेगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अपवर्ड फोर्स, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड इनटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो v सिग्मा, सिग्मा इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, लिक्विड या जो फ्लूइड जो भी बोल दो आप, तो 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी। तो ये ध्यान रखना है आपने, रो बॉडी की डेंसिटी है और सिग्मा लिक्विड की डेंसिटी है, ठीक है। जब बॉडी मूव करेगी टर्मिनल वेलोसिटी के साथ, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स। तो अपवर्ड फोर्स तो है एफ वी प्लस अपथ्रस्ट, तो सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन, कई बार आ जाता है, 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ केसेस हैं। नोट दैट इफ स्मॉल आर लेस देन एस, द बॉडी मूव्स अप विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल गैस बबल्स राइज अप थ्रू सोडा वाटर बोतल। जब भी आप एक सोडा वाटर बोतल को खोलते हो तो उसमें से बबल्स बनते हैं, और बबल्स कहाँ आते हैं, ऊपर की तरफ आते हैं, ठीक है। द parachutist has just jumped out of the aircraft and is falling faster and faster, accelerating as her speed increases, air resistance increases. Applications of Stokes law. Stokes law explains why the speed of raindrop is less than a freely falling body with constant velocity from the height of the clouds. वो कह रहा है कि रेन ड्रॉप जो होती है उसकी स्पीड ज्यादा क्यों होती है, ठीक है, एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी से कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ फ्रॉम द हाइट ऑफ क्लाउड्स, ठीक है। वो कैसे होती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे एयर रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। लेकिन इन केस ऑफ रेन ड्रॉप्स में एक टर्म आती है, अभी हम आगे पढ़ेंगे, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की वजह से जो रेन ड्रॉप है वो स्फेरिकल शेप एक्वायर करती है, ठीक है। आगे हम इस टर्म को पढ़ेंगे सरफेस टेंशन को। और मिनिमम सरफेस एरिया कवर करती है, तो मिनिमम सरफेस एरिया अगर कवर करेगी तो डेफिनेटली उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। लेकिन इन केस ऑफ अ बॉडी, वहां पर हम अपने हाथों को खोल देते हैं, अगर कभी देखिए वो जंपिंग जो करते हैं वो एयरक्राफ्ट से, तो अपने हाथों को खोल देते हैं। और जब पैराशूट की बात करें तो पैराशूट का तो ये फिनोमिना है ही कि जब तक ये खुलेगा नहीं पूरे का पूरा, जितना ज्यादा ये खुला होगा उतना ही आराम से पर्सन नीचे जा पाएगा, ठीक है। द सेम लॉ हेल्प्स अ मैन कमिंग डाउन विद द हेल्प ऑफ पैराशूट टू स्लो डाउन, क्योंकि अगर बहुत तेजी से वो पर्सन नीचे आया तो एक्सीडेंट हो सकता है, ओके। अब आप पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, फ्लूइड फ्लो। दो तरह का फ्लो होता है बेसिकली, स्ट्रीमलाइन और टर्बुलेंट। नाम समझते हैं, स्ट्रीमलाइन स्टडी फ्लो, स्टडी। In a steady flow, the velocity of the moving fluid at any given point does not change as time goes on either in magnitude or in direction. Steady flow में जो velocity है fluid की वो change नहीं होती, ठीक है, ओके। डायरेक्शन में भी और मतलब सीधी बहती रहती है। The gentle flow of water near the center of a quiet stream is steady, that in a chain of rapids is not. A streamline may be defined as path, straight or curved, the tangent to which at any point gives a direction of flow of liquid at that point.
ट्यूब ऑफ फ्लो क्या होती है? इट इज बंडल ऑफ स्ट्रीम लाइन्स हैविंग द सेम वेलोसिटी। ट्यूब मतलब एक स्ट्रीम लाइन है ना यहाँ पर, अब बहुत सारी अगर स्ट्रीम लाइन हो जाए ऐसे, तो वो क्या हो गया? ट्यूब ऑफ फ्लो। वो क्या हो गया? ट्यूब ऑफ फ्लो। The flow of liquid turns into turbulent flow when the velocity of the liquid exceeds a certain limiting value called critical velocity। तो यहाँ पर एक नई टर्म आ गई, क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है कि अगर लिक्विड की वेलोसिटी इससे ऊपर हो जाए तो वो जो फ्लो है उसका, वो स्ट्रीम लाइन से क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट हो जाएगा। स्ट्रीम लाइन से क्या हो जाएगा? टर्बुलेंट। तो यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स नंबर, ये जो नंबर है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये बताता है कि जो लिक्विड का जो फ्लो है वो स्ट्रीम लाइन है या टर्बुलेंट है। डेरिवेशन बिल्कुल सेम जैसे हमने किया था डायमेंशन वाले चैप्टर में। ये जो क्रिटिकल वेलोसिटी है ये तीन चीजों पे डिपेंड करती है। एक तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये डेंसिटी पे, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ये डायमीटर पे। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है, Vc इज इक्वल टू कैपिटल N अंडर नीटा अपॉन रो डी। तो ये इसका फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का, कैपिटल N, ये रेनॉल्ड नंबर है नीटा, और ये है रो बाय डी। ये फॉर्मूला है क्रिटिकल वेलोसिटी का। अब यहाँ पे लिखा हुआ है R इज रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इफ R लेस देन 2000, अगर R की वैल्यू 2000 से कम होगी, द फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीम लाइन और लेमिनार। अगर रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 से कम होगी, ठीक है, 2000 से अगर कम होगी तो जो लिक्विड का फ्लो है वो स्ट्रीमलाइन होगा, और अगर 3000 से बड़ी हो गई तो लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट हो जाएगा। लेकिन अगर 2000 और 3000 के बीच में है तो वो जो फ्लो है वो अनस्टेबल है, मे चेंज फ्रॉम स्ट्रीमलाइन टू टर्बुलेंट फ्लो। में पक्का नहीं है, लेकिन हाँ 3000 के बाद रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू अगर हो गई तो पक्का टर्बुलेंट है, और आर अगर 2000 से कम है तो स्ट्रीमलाइन रहेगा। 2000 से 3000 के बीच में अनस्टेबल है, टर्बुलेंट भी हो सकता है और दूसरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे एग्जांपल है, द फ्लो रेट फ्रॉम अ टैप, टैप मतलब जो टूटी होती है, ऑफ डायमीटर 1.25 सेंटीमीटर इज 3 लीटर पर मिनट। द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज दिस, कैरेक्टराइज द फ्लो। उसका हमने कैरेक्टराइज करना है कि उसका जो फ्लो है वो टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है। तो हम क्या करेंगे, रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू निकालेंगे। अब हमारे पास रेनॉल्ड नंबर की जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे 5092.5, तो मैंने पहले ही बता दिया आपको 3000 से अगर ऊपर है रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू तो टर्बुलेंट होगा वो। अब मेन टॉपिक शुरू हो रहा है हमारे पास, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या कह रहा है? आपको दिख रहा है घरों में आपके पाइप्स होते हैं, ये एरिया यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि जो A1 एरिया है वो A2 से ज्यादा है, और आपको ये पता है कि जब एरिया ज्यादा हो गया तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो V1 इज लेस देन V2। जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे वेलोसिटी कम, और जहां पे, क्योंकि प्रेशर भी तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर दैट अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू अ पाइप AB ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन। एक पाइप है AB जिसका क्रॉस सेक्शन अलग अलग है, मतलब आप देख सकते हो डायग्राम में क्रॉस सेक्शन, वेरिंग क्रॉस सेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ा क्रॉस सेक्शन है और यहाँ पर छोटा क्रॉस सेक्शन है। A1 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप at point A, A2 cross section area of pipe at point B. Let the liquid enter with normal velocity V1 at A and leave with velocity V2 at B. अभी तक समझ में आ गया? A1 क्या है? एरिया at point A, area at point B is A2, V1 is velocity at A, V2 is velocity at B, ρ1 and ρ2 with the density of the liquid at point A and B. ठीक है? Now volume of liquid entering per second at a point A. वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एरिया, एरिया इनटू हाइट बेसिकली।
वॉल्यूम का फॉर्मूला एरिया इनटू हाइट। ओके, तो वहां से हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब हमारे पास हाइट तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, देखो अगेन यहाँ पे हम वेलोसिटी है हमारे पास। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम। तो टाइम मान लो डेल्टा टी यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह, हाइट की जगह हम ले लिया v1 इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पर भी डेल्टा टी आ जाएगा साथ में। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ से, मास का फॉर्मूला, मास ऑफ लिक्विड एंटरिंग पर सेकेंड। यहां हमें वॉल्यूम मिल गया, तो वॉल्यूम से हम मास निकाल सकते हैं। ठीक है, क्या होता है मास का फॉर्मूला, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमें वॉल्यूम पता है, मास निकालना है, तो मास का फॉर्मूला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो ये क्या आ गया, A1 V1, ये वॉल्यूम आ गया, डेल्टा टी वॉल्यूम आ गया, और इनटू ρ1। ठीक है, सिमिलरली मास ऑफ लिक्विड लीविंग पर सेकेंड A2 V2 ρ2 डेल्टा टी। बी पॉइंट से उतना ही मास, और हमें पता है कि मास कभी भी कम नहीं होता, ज्यादा नहीं होता, मास विल रिमेन सेम। तो जितना m1 होगा उतना ही m2 भी होगा। ठीक है, तो A1 V1 ρ1 इज इक्वल टू A2 V2 ρ2। ये आ गया, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया। अब हमें पता है लिक्विड क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं। लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होते हैं, लिक्विड को आप कंप्रेस नहीं कर पाओगे, वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ρ1 इज इक्वल टू ρ2 इज इक्वल टू रो, तो उसकी डेंसिटी सेम रहेगी। तो यहां से क्या आ गया, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये है आपकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ये यूज करनी है आपको आगे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप बर्नौलीज थ्योरम को एक्सप्लेन कर ही नहीं पाओगे। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, दिस इज द बेस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज थ्योरम को अगर पढ़ना है तो ये बेस है। अच्छा, और ध्यान रखना यहाँ पर ये जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, इसकी कुछ कंडीशन है कि स्टडी फ्लो होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल लिक्विड होना चाहिए, नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए। ये वैसे 3 प्रॉपर्टीज हैं आइडियल फ्लूइड की। एक टर्म आएगी आपके पास आइडियल फ्लूइड। आइडियल फ्लूइड क्या होता है, स्टडी फ्लो, इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, वो होता है आइडियल फ्लूइड। ठीक है, तो ये इसकी लिमिटेशन भी है कि ये सिर्फ आइडियल फ्लूइड पे अप्लाई होता है। तो हमें पता चल गया A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। तो नेक्स्ट और मेन थ्योरम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बर्नौलीज थ्योरम। लास्ट टाइम ये पेपर में आया हुआ है, इसको चाहे आप साथ साथ लिख भी सकते हैं। इट स्टेट्स दैट total energy of an incompressible non-viscous fluid in a steady flow। आप सिंपली बात लिख देना, it states that total energy of an ideal fluid, because ये जो characteristics हैं वो एक ideal fluid की है। ठीक है, through a pipe remains constant throughout the flow provided that there is no source or sink of the fluid along the length of the pipe। और ये जो स्टेटमेंट है, ऑफ कोर्स यहाँ पर हमने माना है कि देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वहां पे कोई लॉस नहीं हुआ है, हमने माना। ठीक है, और मैथमेटिकली अगर हम देखें तो ये फॉर्मूला है इसका, P अपॉन रो प्लस GH प्लस हाफ V स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, या सिंपली अगर हम बोले, जब एक लिक्विड फ्लो में होता है तो उसमें 3 एनर्जी होती है। आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी हुई है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, और प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला सिर्फ P होता है प्रेशर एनर्जी का फॉर्मूला। ओके, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, सबको हमने मास से डिवाइड कर दिया, सबको हमने क्या कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया। तो यहां से m गायब हो गया, यहां से भी m गायब हो गया, यहां पे एक रो आ गया। ओके, प्रूफ ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये अगेन मैं बोल रहा हूं, सबसे जो बड़ी बात है या इसकी लिमिटेशन है बर्नौलीज थ्योरम की, लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, स्टेडी फ्लो होना चाहिए। ठीक है, क्रिटिकल वेलोसिटी से कम होनी चाहिए वेलोसिटी।
क्योंकि क्रिटिकल वेलोसिटी से अगर कम नहीं होगी तो वो टर्बुलेंट फ्लो बन जाएगा। अब ये डायग्राम बनेगा, बर्नौलीज थ्योरम के लिए डायग्राम बनेगा। यहां पर हाइट क्या है h1 और यहां पर हाइट है h2। क्लियरली h2 इज ग्रेटर देन h1। बी पॉइंट या बी पॉइंट पर जो हाइट है वो ज्यादा है ए पॉइंट से, ठीक है। अब क्लियरली दिख रहा है आपको A2 ग्रेटर देन A1, A2 ग्रेटर देन A1। जो एरिया है A2 वो A1 से ज्यादा है, ठीक है। तो जो प्रेशर होगा 1 पे वो भी ज्यादा होगा 2 से, बिकॉज प्रेशर और एरिया क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जब प्रेशर ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा होगी, तो F1 भी बड़ा होगा F2 से, ठीक है। तो यहां से लिक्विड आ रहा है, यहां से लिक्विड एंटर कर रहा है और यहां से लीव कर रहा है। तो V1 देखो अंदर की तरफ आ रहा है और यहां से बाहर की तरफ जा रहा है, ओके। Let us consider an incompressible and non-viscous liquid to be flowing through a pipe of varying cross-sectional area as shown in the figure। ठीक है, हमने मान लिया कि एक इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस, अच्छा ये जो वर्ड्स है बार बार लिखने पड़ेंगे, इसका मतलब ये आइडियल फ्लूइड है बेसिकली, ठीक है। The liquid enters the pipe with a normal velocity v1 and at a height h1। ये सब कुछ लिखना पड़ेगा कि v1 क्या है, h1 क्या है, ठीक है। क्लियरली दिख रहा है यहाँ पर v1, h1, a1 ये वेलोसिटी, हाइट और एरिया है, ठीक है, उसी एट पॉइंट ए या फर्स्ट पॉइंट पर। और v2, h2 और a2 ये क्या है, 2 पॉइंट पे या b पॉइंट पे वेलोसिटी, एरिया और हाइट है, ओके। अब रो इज द डेंसिटी। अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि लिक्विड है वो कैसा है, इनकम्प्रेसिबल है, तो उसकी डेंसिटी चेंज नहीं होगी, चाहे वो ए पॉइंट पे जाए चाहे वो बी पॉइंट पे जाए। और हम पढ़ चुके हैं इसे, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 इज इक्वल टू m बाय रो, इज इक्वल टू m बाय रो, ओके। ये फर्स्ट इक्वेशन आपकी। उसी तरीके से लेट P1 एंड P2 बी द वैल्यूज ऑफ प्रेशर ड्यू टू लिक्विड, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले यहाँ पे पढ़ लो थोड़ा सा, और इसको पढ़ सकते हो, इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी शॉर्ट में हो सकता है इसको, ठीक है। वर्क डन पर सेकंड ऑन द लिक्विड, काम करते से नोट से ही पढ़ते हैं, आपको ऐसे ज्यादा समझ में आएगा। यहां से पढ़ लेते हैं बर्नौलीज थ्योरम। इट स्टेट्स दैट सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल फ्लूइड रिमेन्स कांस्टेंट। ये इसकी टर्म्स है, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम है, आपने वैसा डायग्राम बनाना तो वो भी ठीक है, ये भी ठीक है, आप जैसे आपको डायग्राम बनाना हो आप बना सकते हो। ये F1 हो गया, यहां से लिक्विड अंदर जा रहा है और यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। और ये हो गया F2, ठीक है। तो हमें दिख रहा है यहां पर, हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी m इज इक्वल टू a1 v1 डेल्टा टी रो इज इक्वल टू a2 v2 डेल्टा टी रो, डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, ठीक है। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंज आएगा, काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट पे जो काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ m2 v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m1 v1 का स्क्वायर, तो m v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर, तो हाफ m की वैल्यू पुट कर देंगे ऊपर से, यहां से ये इक्वेशन नंबर 1 मान लो आप, ये सॉरी हाँ, इसको पुट कर देंगे हम यहाँ पर m की वैल्यू को, तो a1 v1 डेल्टा टी रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2 मान लो आप। उसके बाद हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज दिखाएंगे हम, जब काइनेटिक चेंज होगी तो पोटेंशियल भी चेंज होगी। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, mg h, तो mg h2 माइनस h1, अगेन m का फॉर्मूला पुट कर देंगे ऊपर से, a1 v1 डेल्टा टी रो g h2 माइनस h1। उसके बाद नेट वर्क डन, वर्क डन एट a माइनस वर्क डन एट b,
तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो P1 A1 है, ये क्या है? फोर्स फर्स्ट पॉइंट पे, और जो डिस्टेंस है वो है V1 इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही ये भी फोर्स है P1 P2 A2, और ये V2 डेल्टा टी क्या है? डिस्टेंस है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। तो हमारे पास तीन तरह की फोर्सेस आ गई। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हम इनको पुट करेंगे। अब ध्यान से देखो, जब हम इनको पुट करेंगे, इनको जो वन वाले हैं एक तरफ ले जाएंगे, टू वालों को एक तरफ ले जाएंगे, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 इज इक्वल टू P2 एंड दिस। तो ये हमारे पास डेरिवेशन आ गया। ज्यादा बड़ी डेरिवेशन नहीं है, आप चाहो तो इसे शॉर्ट भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसे और लेंथी कर सकते हो, जैसा कि यहाँ इसमें किया गया है। आप चाहो तो इसे लेंथी भी कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा, लिमिटेशन आएगी, तो लिमिटेशन यही है इसकी, यहां पर इसकी लिमिटेशन एक ही है मेन, कि यहां पर हम मान रहे हैं दिस इक्वेशन इज ड्राइव्ड एज्यूमिंग, हमने पहले ही इसके assumptions लेनी है तीन तीन, कि भाई लिक्विड इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, नॉन विस्कस होना चाहिए, और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी बात, विस्कस ड्रैग इज नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, हमने बोल दिया कि नॉन विस्कस है, बट इट कम्स इनटू प्ले व्हेन अ लिक्विड इज इन मोशन, ठीक है। तो ये थी हमारी बर्नौलीज थ्योरम। एनी प्रॉब्लम इन बर्नौलीज थ्योरम? किसी को कोई डाउट यहां पर? किसी को कोई डाउट यहां पर? कोई चाहेगा कि मैं डेरिवेशन को पूरा थोड़ा सा और करके दिखाऊं? कोई भी डाउट है तो बता सकते हो आप, हम इसको चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, और हम इस पे वर्क कर सकते हैं। वैसे ज्यादा कुछ है नहीं, आप देख ही पा रहे हो कि यहाँ पर बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। यहाँ पे लिखा है नेट वर्क डन ऑन द फ्लूइड P1 A1 V1 डेल्टा टी प्लस P2 A2 V2 डेल्टा टी। करके देख लेते हैं इसको। P1 A1 V1 डेल्टा टी माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, तो mg A1 V1 रो 1 डेल्टा टी जी, और ये आएगा H2 माइनस H1। उसी तरीके से यहाँ पर सॉरी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी A1 V1 रो 1 डेल्टा टी हाफ हाफ ये आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और ये आएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम करेंगे, जो वन वाले हैं उनको इकट्ठे कर लेंगे, और जो टू वाले हैं उनको भी इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर A1 V1 डेल्टा टी A2 V2 डेल्टा टी के इक्वल ही है। तो यहाँ पर अगर मैं लिख दूं इसको P2 V2 की जगह, A1 V1 डेल्टा टी, ठीक है। तो ये सब में से कट सकता है, A1 V1 डेल्टा टी कट गया, यहाँ से ये भी कट गया, तो ये कट गया। तो क्या क्या बचा हमारे पास? ये बचा यहाँ पे P1, यहाँ बचा P2, और यहाँ बचा रो 1
यहाँ पे इसको रो लिख लेते हैं बिकॉज इनकम्प्रेसिबल है, तो रो 1 इज इक्वल टू रो 2 इज इक्वल टू रो, तो रो आ जाएगा रो जी एच टू, अलग अलग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, रो जी एच वन प्लस यहाँ क्या बचेगा हाफ रो वी टू का स्क्वायर माइनस हाफ रो वी वन का स्क्वायर, यही बचा। ठीक है, अब जो नेगेटिव वाले हैं उनको इस तरफ ले जाएंगे और ये वाला जो P2 है उसको उस तरफ ले जाता हूं मैं, तो P1 जो नेगेटिव वाला है उसको इधर ले आया मैं, रो जी एच वन, ये भी नेगेटिव है V1 स्क्वायर, तो प्लस हाफ रो V1 का स्क्वायर, और ये P2 को मैं उधर ले गया तो ये प्लस का हो जाएगा, तो P2 प्लस रो जी एच टू प्लस हाफ रो V2 का स्क्वायर, तो आ नहीं गया हमारे पास। ये प्रेशर एनर्जी पर हेड है, ये प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, ये आपके पास क्या आया पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये क्या आया काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और ये 1 के लिए ये 2 के लिए और ऐसे सो ऑन, तो ये कांस्टेंट लिख देंगे हम P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो V का स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो कोई टिपिकल नहीं है, बस अब थोड़ा सा ध्यान रखिए, आपको वैल्यूज मेन है इसकी इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अगर आपने बर्नौलीज थ्योरम पढ़ने से पहले इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी नहीं पढ़ी तो ये टॉपिक बहुत मुश्किल है, और अगर पढ़ ली तो आसान है।